हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय दर्शन चौधरी। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का न्यू टॉपिक। आप सबको ध्यान होगा, इससे पहले पार्ट 10 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन। मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया था इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन। इसका मतलब क्या हुआ था कि कोई चीज़ इनएक्टिवेट हुई है, किसी चीज़ का इनएक्टिवेट हुई है, जो कि पहले एक्टिवेट थी वो इनएक्टिवेट हो गई है। किस वजह से? कि किसी चीज़ के इंसर्ट करने की वजह से। तो इसी टर्म को हम कह सकते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे हमने देखेंगे, यहाँ पे एक टर्म है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मतलब इंसर्ट करने के बाद, इनएक्टिवेशन मतलब इनएक्टिवेट होना। इंसर्ट करने के बाद किसी चीज़ का इनएक्टिवेट होना। और इससे जो पहले पार्ट 10 वीडियो थी, पार्ट 10 के अंदर मैंने थोड़ा समझाया था इसके बारे में। उसके अंदर हमने जो मेथड लिया था वो मार्कर वाला लिया था कि हम चाहेंगे कि अगर हम किसी भी एक प्लाज्मिड को, जिसके अंदर हमने डिज़ायरेबल करेक्टर को इंड्यूस किया है, डिज़ायरेबल करेक्टर को हमने इंसर्ट किया है, अगर हम उसे किसी होस्ट के अंदर अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उससे पहले हम उसे चेक कर लेंगे कि जिस करेक्टर को हमने उनके अंदर डाला था, जिस करेक्टर वाले जीन को हमने इंसर्ट किया है, वो करेक्टर वाला जीन उसके अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम उस चीज़ को चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर हम होस्ट में डालेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जिस डिज़ायरेबल करेक्टर को हमने इंड्यूस किया है वो करेक्टर उसके अंदर काम कर रहा है। तो उसके लिए इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने मेथड एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने सिलेक्टिव मार्कर को लिया था। सिलेक्टिव मार्कर को लिया था हमने किस लिए? देखो, हमने इसके अंदर क्या लिया था, हमने ये एक प्लाज्मिड था और इस प्लाज्मिड के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर दो ये सेलेक्टिवली मार्कर होते हैं, एक टेट्रासाइलिन होता है और एक एम्फिसिलिन होता है। इधर की तरफ यहाँ पे ये एम्फिसिलिन हो गया और ये टेट्रासाइलिन हो गया। तो ये दो मार्कर यहाँ पे थे और यहाँ पे एक साइड ORI वाली साइड थी। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर बड़ा आसान सा तरीका था कि अगर हम बाहर से किसी भी एक फॉरेन DNA को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, उसको हम ORI वाली साइड से इंसर्ट कराएंगे। लेकिन जब हम उसे इंसर्ट कराएंगे तो हम उसे कहाँ पर इंसर्ट कराएं, हम उसे कौन सी साइट पर रिप्लेस करेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा देख लेते हैं कि जो जीन किसी चीज़ के लिए रेसिस्ट होता है उसको हम वहाँ से हटा लें। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, टेट्रासाइलिन वाले इस करेक्टर को यहाँ से कट कर लिया है और जब ये कट हो गया है तो इसकी जगह पर हमने ये वाला करेक्टर जो हम चाह रहे थे, इस वाले करेक्टर को जब हमने इसकी जगह पर इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे ये वाला करेक्टर इंसर्ट हो गया है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर टेट्रासाइलिन रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी हम इसको ऐसे कल्चरल मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर टेट्रासाइलिन होगा, उसके अंदर जाके ये वाला प्लाज्मिड है वो डाई हो जाएगा। अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मर को टेट्रासाइलिन वाले मीडियम में डालेंगे तो ये सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइलिन रेसिस्टेंट वाले जीन नहीं थे। ठीक है, एम्फिसिलिन में डालेंगे तो ये ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्फिसिलिन वाले करेक्टर तो अभी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, एम्फिसिलिन वाले तो प्रेजेंट हैं, एब्सेंट क्या है, टेट्रासाइलिन वाले एब्सेंट है। इस वजह से ये आराम से ग्रो करेगा। तो ये मैंने ऊपर ही वाला मेथड बताया था कि इसकी वजह से जब हमने इस फॉरेन करेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्शनल हो गया, इंसर्शन हो गया। इंसर्शन की वजह से ये वाला करेक्टर क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। ये चीज़ हमने इसमें की थी। अब हम इस वाली वीडियो के अंदर एक और मेथड, दूसरा वाला मेथड करते हैं। ये जरा मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से आपको देखना है तो यू कैन सी द वीडियो पार्ट 10 ऑफ दिस चैप्टर। आगे हम देख लेंगे कि सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड भी कुछ इसी तरीके का है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसके अंदर भी सोचेंगे आप जैसे कि ये कोई एक प्लाज्मिड था, ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे वही दोनों मार्कर हैं, यहाँ पे एम्फिसिलिन मार्कर हो गया, यहाँ पे टेट्रासाइलिन वाला मार्कर हो गया। अब आप देखेंगे कि इसी प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल टाइप के जीन प्रेजेंट है इधर, ठीक है। और इन जीन का काम क्या है, ये प्रेजेंट है और जब ये प्रेजेंट होंगे तो ये क्या काम करेंगे, जब ये वाले जीन जो प्रेजेंट होते हैं ये काम करते हैं एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करने का। ठीक है, किसको रिलीज़ करेंगे, एक केमिकल सब्सटेंस, और वो केमिकल सब्सटेंस भी कैसा होगा, क्रोमोजेनिक होगा, क्रोमोजेनिक। ठीक है, तो ये सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगे, एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगी,
जो प्रोडक्शन होगी वो किस तरीके की होगी, ब्लू कलर की, यानी कि इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा, ब्लू कलर का बनेगा। ठीक है, अगर हमें ब्लू कलर के कंपाउंड मिल रहे हैं और ब्लू कलर का कंपाउंड अगर फॉर्म हुआ है, जो क्लोनिंग हुई है वो ब्लू कलर की हुई है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो ये वाला जीन था ये काम कर रहा है। ठीक है, अब सपोज दैट कि अगर हम इस वाले जीन की जगह पर, ठीक है, इस वाले जीन की जगह पर हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर को अब हमने एम्प्लीसिन टेट्रासाइक्लिन की जगह पर नहीं डाल रहे हैं, हम इस जीन को हटा रहे हैं और इसकी जगह पर डिज़ायरेबल जीन को हम इंसर्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने जो ये वाला जीन था, ठीक है, इस वाले जीन का ये कलरफुल सब्सटेंस को रिलीज़ करता है और वो कलरफुल सब्सटेंस जो है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो कलर प्रोवाइड करता है ये जीन, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, और उस एंजाइम का नेम होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो आपने कहीं पर ये नाम सुना था, बीटा गैलेक्टोसिडेज। आपने ऑपरॉन सिस्टम पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। ऑपरॉन सिस्टम में लैक ऑपरॉन सिस्टम था और लैक ऑपरॉन सिस्टम के अंदर आपने कुछ इस तरीके का एक फिगर ड्रॉ किया था ऐसे करके, और वहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन दिखाए थे आपने। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चरल जीन जो वहाँ पे हमने किए थे, उन्हीं में एक जीन था जेड टाइप का जीन था। ठीक है, तो जेड वाई ए करके 3 जीन थे, एक जेड था, एक वाई था और एक ए था। तो जो जेड वाला था, जेड वाले का प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट था। ध्यान होगा आपको, नहीं है तो अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीन होता है, अभी आप डिज़ायरेबल वाले को ना समझें, अभी आप केवल इतना समझें जितना मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो आप इधर देखेंगे, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जीन कौन से टाइप का जीन हो गया, जो कि एक एंजाइम के प्रेजेंस में काम करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में काम करता है। तो ये जीन आपको समझ में आ गया होगा, ये लैक जेड टाइप का जीन हो गया है। ये जीन है वो किस टाइप का है, लैक जेड। ठीक है, जो हमने इसके अंदर ऑपरॉन सिस्टम में, लैक ऑपरॉन सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था। और ये एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में एक कलरफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और उस प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं, एक कलरफुल सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और ये कौन से कलर का प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि अगर मान लो हम ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ये वाला जीन जो प्रोड्यूस कर रहा था, अब हम क्या करेंगे, हम एक डिज़ायरेबल करैक्टर को इंड्यूस कर रही हैं। कौन से करैक्टर को, डिज़ायरेबल करैक्टर को हम इंड्यूस कर रही हैं, जिस करैक्टर को हम चाह रही हैं। ठीक है, मान लो कि हम कोई प्रोटीन करैक्टर चाह रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लैक जेड वाले जीन को यहाँ से रिलीज़ करेंगे और इसकी जगह पर हम डिज़ायरेबल जीन को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। हमने लैक जीन को हटा दिया है, हमने क्या कर दिया, लैक जीन को हटा दिया है और उसकी जगह पर हमने कोई भी डिज़ायर्ड जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो अब ये न्यू टाइप का जीन हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है, ये अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोई क्रोमो करैक्टर, यानी कि जो यहाँ पे हम कलरफुल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे थे, वो सबस्ट्रेट यहाँ पे ये प्रोड्यूस नहीं होगा। और जब ये करैक्टर, यानी कि ये ब्लू कलर वाला जो सबस्ट्रेट है ये प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो डिज़ायरेबल करैक्टर है, क्योंकि इसमें नो ब्लू कलर सबस्ट्रेट प्रोड्यूस, ब्लू कलर सबस्ट्रेट प्रोड्यूस, तो इसका मतलब कोई ब्लू कलर का सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो ये डिज़ायरेबल जीन है ये अपनी जगह पर, सही जगह पे फिट हो गया है। क्यों, अगर ये इस जगह पर नहीं होता और इसकी जगह पर पहले वाला जीन ही, लैक जेड वाला जीन ही अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को प्रोड्यूस करता, जिसकी वजह से ब्लू कलर के क्लोन प्रोड्यूस होते। लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर के क्लोन प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये जो प्लाज्मिड है ये हम जैसा चाह रहे थे उस तरह का ये फॉर्म हो गया है, ये ट्रांसफॉर्म्ड टाइप का बन गया है, यानी कि ये रिकम्बिनेंट टाइप का फॉर्म हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि ये हो गया है।
यानी कि ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर वो करेक्टर जो हम इसमें ऐड करना चाह रहे थे वो करेक्टर इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें ब्लू कलर के ये क्रोमेटेड सबस्ट्रेट प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हमने क्या ऐसा इंसर्ट किया जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया। तो आप समझ जाइए कि आपने इसमें डिज़ायरेबल करेक्टर को इंसर्ट किया है, जिसकी वजह से जो ये लैक जेड वाला जो जीन था, ये स्पेशल टाइप का जो जीन था, उसने अपना काम करना बंद कर दिया, ये इनएक्टिवेट हो गया है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कुकुम्बरसम प्रोसीजर। कुकुम्बरसम का मतलब होता है एक बहुत लंबा प्रोसीजर है और इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑफ 2 प्लेट, और इसके अंदर हमें 2 अलग अलग तरीके की प्लेटिंग करनी पड़ती है। आपको मैंने बताया 2 अलग अलग तरीके की कैसे करनी पड़ी। एक तरफ हमने एम्फलिसिन वाला भी लिया और एक तरफ हमने टेट्रासाइलिन वाला भी लिया। तब हमने देखा था कि जो हमारे वाले रिकम्बिनेंट हैं वो सेपरेट कैसे हुए हैं, और वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो जो भी हम कर पाए थे वो हमने 2 प्लेटिंग हमने अलग अलग ली थी, जिसके अंदर हमने एक में टेट्रासाइलिन लिया था, एक में एम्फलिसिन लिया था। और अच्छे से डिटेल से देखने के लिए आप इसे पहली वाली वीडियो को देख लें। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिव मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। और उन्हीं की सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं एम्फलिसिन टेट्रासाइलिन की एबिलिटी के बेस पर उन्होंने रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। तो रिकम्बिनेंट उन्होंने कौन से टाइप के बनाए थे, जिनके अंदर टेट्रासाइलिन टाइप के जो मार्कर था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया था न्यू करेक्टर से, और नॉन रिकम्बिनेंट वो थे जिनके अंदर उन्होंने एम्फलिसिन वाले और टेट्रासाइलिन वाले दोनों तरह के उसके अंदर ये मार्कर प्रेजेंट थे, सेलेक्टेबल मार्कर। उसके अंदर कोई ऐसा न्यू करेक्टर वाला जीन प्रेजेंट नहीं था, वो नॉन रिकम्बिनेंट थे। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो जो मैंने अभी जस्ट इस वीडियो में कवर किया है कि हम इसमें और दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। उनकी एबिलिटी किस बेस पर कि वो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हम जो अब इस वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक रिकम्बिनेंट डीएनए है इज इंसर्टेड, एक रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम को लिंक करेंगे किसके साथ, बीटा गैलेक्टोसिडेज के साथ। एंजाइम प्रेजेंट तो था आपको वो जगह भी तो चाहिए कि आप कहाँ पे करेंगे। रिजल्ट इनटू कहीं द पर भी ऐसा इनएक्टिवेशन थोड़ी है ऑफ कि एंजाइम। ओआरआई जो में ये से एंजाइम आपने है ये इसकी सपोज प्रेजेंस कि में आपने यानी ये इन्होंने कोई कोई एक अलग वो टाइप का लिया, जीन डाल दिया, कोई भी इस तरीके से डिजायरेबल, आपने ये कोई एक कोडिंग सीक्वेंस वाले प्लाज्मिड ले जीन की लिया बात कर रही है ना, और इस प्लाज्मिड में ये कोई आपको न्यू इधर मिल टाइप गया का जीन है, ओआरआई। ये डिजायरेबल करेक्टर वाला आपने जीन है, इस उसको इसमें फॉरेन इंसर्ट डीएनए कर को दिया। इस जब उसको ओआरआई इंसर्ट की हेल्प करेंगे से तो जो अंदर इसमें ले पहले लिया, प्रेजेंट था, जिसमें लेकिन अब आपने ये इसको वाले इंसर्ट तो एंजाइम करा दिया, लेकिन बीटा आप इसको इंसर्ट इसको कराएंगे क्या कर कहाँ दिया, पे, इनएक्टिवेट कर दिया। प्लाज्मिड में, क्योंकि ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर ये तो क्योंकि मैंने सर्कुलर अभी आपको स्ट्रक्चर होती बताया है था ना, तो इसी वाले इसके पार्ट अंदर में, ये जो जगह है जिसकी ये वजह क्या से ये होती है, क्या हो गया, साइट्स। इंसर्शनल ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया। तो यानी कि वेक्टर और के अंदर और क्या होना चाहिए, मान लो साइड्स द होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ तो क्रोमोजेनिक आप यहाँ पे सबस्ट्रेट, देखेंगे क्योंकि कि अगर कई उसमें सारी इनकी इस साइड में प्रेजेंस जो होती फिगर बनी हुई तो है, कलरफुल इस बॉडीज फिगर में प्रोड्यूस आप होती। देखेंगे क्यों? क्योंकि पीवीयू जो ये सेकंड, बीटा सेल1, गैलेक्टोसिडेज बीएमएच1, एंजाइम एंड है, सेकंड क्लेवन, इसको जो इको-R1, जीन पीवीयू प्रोड्यूस फर्स्ट, करता पीएससी है, फर्स्ट वगैरह, ये सब क्या ठीक है, है, इस साइट्स एंजाइम हैं। के प्रेजेंस में तो वो एक इन ऑर्डर टू कलरफुल कॉलोनीज फॉर्म करता है, लिंक द कलरफुल एलन डीएनए, जब भी क्लोन आप प्रोड्यूस ऑर्डर करता है। यानी कि जबकि एलन डीएनए को जब आप अगर लिंक हम करेंगे, इसकी फॉरेन जगह डीएनए पर को कोई जब भी दूसरा आप लिंक एंजाइम अगर हम करेंगे इंसर्ट कर तो रहे हैं वेक्टर के तो अंदर वो कलरफुल बॉडीज वेक्टर प्रोड्यूस नीड, नहीं वेक्टर करेगा, को जरूरत हैविंग होगी इंसर्ट। टू हैव तो फ्यू, प्रेजेंस ऑफ वेरी फ्यू, insert results into वेरी फ्यू मतलब insertion and कम से कम activation of सिंगल तो beta हो ही galactosidase and the रिकॉग्नाइजेशन colonies do साइट not produce फॉर any द कलर। और मान लो इसकी जगह पर कोई दूसरा जीन या दूसरा एंजाइम अगर इन्होंने इंसर्ट कर दिया है तो वो कलरफुल कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिससे हम बड़े आराम से रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को पहचान सकते हैं। क्योंकि रिकम्बिनेंट कौन सा होगा, जो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि रिकम्बिनेंट वो किस वजह से हुआ, न्यू करेक्टर की वजह से, क्योंकि न्यू करेक्टर ने उस वाले जीन को निकाल दिया जो जीन कलरफुल बॉडीज प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी किसके में, बीटा गैलेक्टोसिडेज के में। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वेक्टर्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जिन्हें हम प्लांट के लिए या एनिमल के लिए क्लोनिंग पर्पस से यूज़ करते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स।